Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 31. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe this channel. First question: which of the following means a song, usually of love song, by night under a lady's window? This is serenade. Here is question: which of the following means a song? Following यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका मतलब होता है सॉन्ग है यूजुअली विच इज रिलेटेड टू अ लव एंड दैट इज संग बाय अ नाइट, एक योद्धा के द्वारा गाया जाता था अंडर अ लेडीज विंडो, दैट इज सेरेनेड. याद रखेंगे सेरेनेड इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 2: यू विल लीव एट वंस बाय द टाउन ड्रेन. द ट्रांसपोजिशन ऑफ इनिशियल साउंड सच एज दिस इज कॉल्ड स्पूनरिज्म. Here's the statement: you will leave at once by the town drain. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इनिशियल साउंड है उसके जो ट्रांसपोजिशन है उसे क्या कहते हैं. तो इनिशियल साउंड के ट्रांसपोजिशन को स्पूनरिज्म कहेंगे. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड स्पूनरिज्म. व्हाट इज स्पूनरिज्म? इनिशियल ट्रांसपोजिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स. Next question: the movement in art and literature emphasizing the expression of the imagination as realized in dreams and presented without conscious control, which developed in France under the leadership of André Breton. That is called surrealism. एक मूवमेंट की बात हो रही है. That movement is in art and literature. तो आर्ट एंड लिटरेचर की एक मूवमेंट है emphasizing the expression of the imagination, जिसमें इमेजिनेशन के एक्सप्रेशन पे फोकस किया जाता है. एज रियलाइज्ड इन ड्रीम्स एंड प्रेजेंटेड विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल. जैसा कि ड्रीम्स में रियलाइज होता है. एक्चुअली हम ड्रीम्स में जो इमेजिनेशन करते हैं उसी तरह के इमेजिनेशन के एक्सप्रेशन पे फोकस किया जाता है आर्ट और लिटरेचर में, इस मूवमेंट में. और उसमें कोई विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है. और इस तरह का डेवलपमेंट ऑकर हुआ था फ्रांस में. किसके लीडरशिप के अंडर? लीडरशिप ऑफ आंद्रे ब्रेटन. दैट इज कॉल्ड सरेलिज्म. उस मूवमेंट को कहेंगे सरेलिज्म. तो याद रखेंगे सरेलिज्म कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में. और इसके लीडर कौन थे? आंद्रे ब्रेटन. किस तरह का मूवमेंट था? आर्ट और लिटरेरी मूवमेंट था जिसमें इमेजिनेशन पे फोकस किया जाता था, जिस तरह के इमेजिनेशन ड्रीम्स में रियलाइज किए जाते हैं. Question number 4: kill the boys and the luggage. This statement in which kill is incorrectly related to the second object is a jugma. देखिए यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट क्या है? kill the boys and the luggage. तो जहाँ पे kill वर्ड जो है वो इनकरेक्टली क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट से. तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? जुग्मा कहते हैं. सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट है, एक तो बॉयज और दूसरा लगेज. तो यहाँ पे किल बॉयज से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और लगेज से इनकरेक्टली रिलेट हो रहा है. तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि इस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे? जुग्मा कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 5: द फीट ऑफ टू सिलेबल्स in which the unstressed syllable precedes the stressed one is called iambic. देखिए यहाँ पे दिया है कि the feet of two syllables, टू सिलेबल्स के फीट होते हैं in which the unstressed syllable precedes the stressed one is called iambic. iambic में क्या होता है कि टू सिलेबल्स होते हैं और एक अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड. जो iambic फीट होते हैं उसमें टू सिलेबल्स होंगे, एक अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा. क्वेश्चन नंबर 6: इन द ट्रोचेक में क्या होता है? अ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स is followed by an unstressed syllable. ट्रोचेक में याद रखेंगे इसमें टू सिलेबल्स होते हैं इसमें भी, लेकिन क्या होता है इसमें? स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. तो पहले जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है और सेकेंड सिलेबल जो होता है अनस्ट्रेस्ड. सिलेबल मीन्स आप लोग को पता होना चाहिए सिलेबल क्या होता है. जो वर्ड होते हैं वो जितने पार्ट में डिवाइड होते हैं दैट इज कॉल्ड सिलेबल. जैसे किसी वर्ड को हम 2, 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रोचेक वर्ड दिया है तो ट्रोचेक में कितने सिलेबल होंगे? ट्रोचेइक. इस तरह से 3 सिलेबल ये वर्ड है.
तो इसी तरह से सारे वर्ड्स जो होते हैं 2, 3, 1 इस तरह के सिलेबल के होते हैं। बहुत जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे 2 फीट वाले सिलेबल जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड आई एम बिग फिट। और ट्रोचेक फिट में क्या होता है कि फर्स्ट स्ट्रेस्ड होता है देन अनस्ट्रेस्ड उसको फॉलो करता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रोचेक। Question number 7. What is the feat of 3 syllables called in which 2 unstressed syllables precede the stressed one? Anapestic. तो यहाँ पे 3 syllable वाले फीट की बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 syllables में जिसमें 2 क्या होते हैं, अनस्ट्रेस्ड होते हैं, और जो नेक्स्ट होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। ऐसे फीट को एनापेस्टिक बोलते हैं। तो एनापेस्टिक फीट में क्या होता है, एनापेस्टिक में 3 syllables होंगे, फर्स्ट 2 syllables होंगे अनस्ट्रेस्ड एंड द थर्ड वन होगा स्ट्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8. द पैटर्न ऑफ 2 अनएक्सेंटेड syllables following the accented one is called dactyl. dactyl में क्या होता है कि 2 अनएक्सेंटेड syllables होते हैं और उस किसको फॉलो करते हैं, फॉलोइंग द एक्सेंटेड वन, तो उसे डेक्टाइल कहेंगे। एनापेस्टिक के ऑपोजिट डेक्टाइल होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो सिलेबल होता है एक्सेप्टेड होता है और जो लास्ट के 2 सिलेबल्स होते हैं वो अनएक्सेप्टेड होता है, जो एक्सेप्टेड सिलेबल को क्या करता है, फॉलो करता है, तो इट इज कॉल्ड डेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 9. इन द एम्फीब्रेकिक द एक्सेंटेड सिलेबस कम्स बिटवीन द 2 अनएक्सेप्टेड। देखिए एम्फीब्रेकिक में क्या होता है, इसमें एक एक्सेंटेड सिलेबल होता है और वो 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल के बीच में आता है, यानी कि एक अनएक्सेंटेड सिलेबल होगा, फिर एक एक्सेंटेड होगा, फिर अनएक्सेंटेड होगा। तो इस तरह से ये एम्फीब्रेकिक में होता है, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10. स्पोंडेक फूड कंटेन्स 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। स्पोंडेक फीट जो फूड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। तो याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार माइंड में सेट कर लेंगे तो वो याद हो जाएगा। तो एम्फीब्रेक में अनएक्सेंटेड प्लस एक्सेंटेड प्लस अनएक्सेंटेड, और स्पोंडेक फूड में क्या होता है, 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, स्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड सिलेबस। Question number 11. What is the rhyming pattern of Pope's essay on man? अलेक्जेंडर पोप का वर्क है एसे ऑन मैन, इसका राइमिंग पैटर्न पूछा जा रहा है, तो दैट इज ए। What is the rhyming pattern of the quatrain used by kids in La Belle Damson's Mercy? तो किड्स ने अपनी पोयम ला बेल डेमसन्स मर्सी में किस तरह का राइमिंग पैटर्न यूज किया है अपने क्वाट्रेन में, तो दैट इज ABCB। ये एक बैलेड है ला बेल डेमसन्स मर्सी, तो बैलेड में 4 लाइन्स होंगे, क्वाट्रेन होगा और उसके राइमिंग है ABCB। तो एसे ऑन मैन में पोप ने यूज किया है ए राइमिंग पैटर्न और किड्स ने अपनी पोयम ला बेल डेमसन्स मर्सी में यूज किया ABCB। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है और सभी तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल है जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। तो आप लोग याद रखेंगे, वीडियो बहुत मस्ट वॉच वीडियो है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेंसरियन स्टेंजा फ्रॉम द राइमिंग पैटर्न्स गिवन बिलो। स्पेंसरियन स्टेंजा के राइमिंग पैटर्न्स क्या है, AB, ABB, CB, CC। तो याद रखेंगे स्पेंसरी स्टेंजा जो होते हैं वो 9 लाइन के स्टेंजा होते हैं और उसकी राइमिंग पैटर्न क्या होता है, AB, ABB, CB, CC। क्वेश्चन नंबर 14. बायरन इन हिज बेप्पो एंड किड्स इन इजाबेला यूज्ड एन 8 लाइन स्टेंजा विद द राइमिंग स्कीम ऑफ AB, 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 CC which is called the Italian stanza। तो देखिए बायरन ने अपनी वर्क बेपो में, लॉर्ड बायरन ने अपनी वर्क बेपो में और जॉन किड्स ने अपनी वर्क इजाबेला में 8 लाइन स्टेंजा को यूज किया है जिसका राइमिंग पैटर्न है AB, 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 CC। इस तरह के स्टेंजा को इटालियन स्टेंजा कहते हैं। वेल व्हाट वी नो इन दिस क्वेश्चन, वी नो दैट व्हाट इज इटालियन स्टेंजा। तो इटालियन स्टेंजा जो होती है 8 लाइन के होते हैं और राइमिंग होता है AB, 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 CC। और इसको किसने किसने यूज किया, बायरन ने
अपनी वर्क बेपो में और किड्स ने अपनी वर्क इजाबेला में यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 15, द हीरोइक कॉपलेट इज रिटेन इन आइम्बिक पेंटामीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद रहना चाहिए कि हीरोइक कॉपलेट में किस तरह के मीटर को यूज किया गया है, तो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मीटर इन लॉन्गफेलोज, Evangeline, Kingsley's, Andromeda, and Clough's Bothic of Toberna-Vuolich. That is dactylic hexameter. The question is that कि लॉन्गफेलो ने अपने वर्क इवेंजलाइन में किस तरह का मीटर यूज किया है, किंग्सले ने एंड्रोमेडा में यूज किया है, क्लॉक्स ने अपने वर्क बोथिक ऑफ टोबरना-वोलिक में यूज किया है। तो इन तीनों लोगों ने अपने अपने वर्क में डेक्टाइलिक हेक्सामीटर का यूज किया है, याद रखेंगे डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। तो और भी कुछ हमें फैक्ट्स मिल गए इस क्वेश्चन में। क्या मिल गया कि लॉन्गफेलो का वर्क है इवेंजलाइन, किंग्सले का वर्क एंड्रोमेडा और क्लब्स का वर्क है बोथिक ऑफ टोबरना-वुलिक, और इन तीनों लोगों ने अपनी इन तीनों वर्क्स में यूज किया है डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। क्वेश्चन नंबर 17, Wells' novel The Picture of Dorian Gray and his play Salome are representative literary products of decadent movement. ऑस्कर वेल्ड का नॉवेल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे और उनका एक प्ले है सैलोम, जिसमें उन्होंने यूज किया ये दोनों जो मतलब इनका लिटरेरी वर्क है वो बिलोंग करता है डिकेडेंट मूवमेंट को। किस मूवमेंट को बिलोंग करता है? डिकेडेंट मूवमेंट को। तो क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि कुछ फैक्ट्स मिल जा रहे हैं। ऑस्कर वेल्ड का नॉवेल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे और उनके प्ले का नाम है शैलोम, और ये दोनों जो लिटरेरी प्रोडक्ट्स है रिप्रेजेंटेटिव हैं डिकेडेंट मूवमेंट के। Question number 18. Which of the following is alternatively known as the age of sensibility? The age of Johnson. So here is question that age of sensibility को the age of Johnson के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे the age of Johnson is called also the age of sensibility. Question number 19. Affective fallacy was first defined as the error of evaluating a poem by its effects on an essay published in 1946 by W.K. Wimsatt, Jr., Monroe C. Bradley. देखिए अफेक्टिव फालेसी का यूज किया था पहली बार एरर के रूप में, एरर ऑफ इवेल्यूएटिंग अ पोएम। तो एक पोएम को इवेल्यूट करने के लिए एरर के रूप में अफेक्टिव फालेसी को सबसे पहले डिफाइन किया गया था बाय इट्स इफेक्ट इन एन एसे। तो 1946 में एक एसे पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट कि अफेक्टिव फालेसी को सबसे पहले कहाँ पे डिफाइन किया गया था? तो 1946 में पब्लिश्ड एक एसे में डिफाइन किया गया था, और उस एसे के ऑथर हैं W.K. Wimsatt जूनियर, मोनरो सी बियर्डस्ले। और किस रेफरेंस में यूज किया था उन लोगों ने? एक पोएम के इवेल्यूएट करने के लिए जो एरर फाइंड आउट हुए थे उस एरर के रूप में अफेक्टिव फालेसी का यूज किया था। Now question number 20. In Dryden's Absalom and Achitophel, King David represents Charles II, Absalom represents his natural son, the Duke of Monmouth, and the biblical plot allegorizes a political crisis in contemporary England. This is an example of allegory. The question is here that कि जो जॉन ड्राइडन है उनका वर्क है एब्सलम एंड एक्टोफेल, इसको पॉलिटिकल सेटायर भी कहा जाता है। और इस वर्क में ड्राइडन ने किंग डेविड को जो किंग डेविड कैरेक्टर उसको प्रेजेंट किया है। तो किंग डेविड इस वर्क में चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं और एब्सलम जो रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स सेकंड के नेचुरल सन ड्यूक ऑफ मनमाउथ को। और इसमें एक बिब्लिकल प्लॉट है जो एलिगराइजेस करता है पॉलिटिकल क्राइसिस को कंटेम्परेरी इंग्लैंड के। तो ये सारा जो इनका ड्राइडन का जो वर्क है ये किस तरह का एग्जाम्पल है? एलिगरी का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। तो हमें पता चला कि एब्सलम एंड एक्टोफेल इज द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन, और इसमें किंग डेविड जो है चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एब्सलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बेटे ड्यूक ऑफ मोनमाउथ को, और बिब्लिकल जो प्लॉट है वो एलिगराइज कर रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस को, इंग्लैंड के में जो उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था उसको। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिगरी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।